अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रीवियस लेक्चर में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को स्टार्ट किया था। आज हम उसी के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स पार्ट 2 और चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दैट मीन्स CRO पढ़ रहे हैं और आज हमने इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की कंस्ट्रक्शन पढ़ी। हमने देखा कि किस तरीके से कैथोड थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, जबकि ग्रिड उनकी तादाद को, उनके नंबर्स को कंट्रोल करता है। सो ये बात यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ग्रिड कंट्रोल्स द number of electrons and hence brightness on screen। जितना ज्यादा आप इसको नेगेटिव कर देंगे उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज होंगे और स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस उतनी कम होगी। जितना कम नेगेटिव करेंगे आप इसको उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज होंगे और स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस ज्यादा होगी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनोड प्लेट्स एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करती हैं। और हमने कल ये बात भी सीखी कि किस तरह से जब सिर्फ एक्स प्लेट्स ऑन की जाएं और वाई प्लेट्स को ऑफ रखा जाए तो हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलती है। और जब एक्स प्लेट्स को ऑफ कर दिया जाए और वाई प्लेट्स को ऑन कर दिया जाए तो किस तरह से हमें CRO की स्क्रीन के ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब अगर हम स्क्रीन के ऊपर कोई वेव फॉर्म डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमने दोनों प्लेट्स को इकट्ठा ऑन करना है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करते हैं और हम ये बात भी कहते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाएगा वो एक्स और वाई दोनों प्लेट्स के ऊपर इकट्ठा अप्लाई किया जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट्स करूँ इस तरह से कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हो दोनों ग्राफ्स के अंदर टाइम और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मौजूद हो पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वाला ग्राफ एक्स और एक्स प्राइम प्लेट के ऊपर अप्लाइड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा और ये ग्राफ वाई और वाई प्राइम प्लेट्स के ऊपर अप्लाइड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरीके से एक सॉटूथ वोल्टेज अप्लाइड है और इस सॉटूथ वोल्टेज का जो टाइम पीरियड है वो Tx से रिप्रेजेंटेड है। सेम इसी टाइम पीरियड का सिग्नल जो है वो वाई प्लेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो जो टाइम पीरियड के अंदर अप्लाइड सिग्नल होगा वो एक साइन वेव की सूरत में होगा, इस तरह से। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस की वैल्यू वेरी हो रही हैं वो 0 से लेके +10 वोल्ट तक वेरी हो रही हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ऐसे ही यहाँ पे इसके जो बिल्कुल सेंटर के ऊपर वोल्टेज है वो कितना है, वो है लेट्स से +5 वोल्ट और यहाँ पे है +2.5 वोल्ट और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है +7.5 वोल्ट। और ऐसे ही जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग सिग्नल अप्लाई किया है हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +5 वोल्ट और यहाँ पे वैल्यू है -5 वोल्ट और दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू 0 वोल्ट्स है। सो अब हमने ये दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किए हैं और रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उनमें इस प्लेट को 0 वोल्ट पे और इस प्लेट को +5 वोल्ट पे लेट से सेट किया हुआ है। अब जब CRO को ऑन किया जाएगा तो इनिशियली दोनों जो प्लेट्स हैं Y और X उनके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, 0 और 0 का होगा। इससे ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती हुई आएगी कैथोड से तो जैसे ही वो
एक्स और एक्स प्राइम प्लेट्स के दरमियान से गुजरेगी तो एक्स प्लेट 0 वोल्ट पे है लेकिन एक्स प्राइम प्लस 5 वोल्ट पे है। अट्रैक्शन की वजह से वो स्क्रीन के सेंटर पे नहीं पड़ेगी बल्कि लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरते हुए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता हुआ प्लस 2.5 वोल्ट हो जाएगा और जो वाई प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता हुआ प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन बीम जो सेंटर से चलती हुई आ रही है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेगी तो एक्स प्लेट से अट्रैक्शन कम होगी लेकिन एक्स प्राइम से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सो वो यहाँ पे लेफ्ट प्लेट की तरफ बेंड कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन डिफ्लेक्शन पहले जितनी ज्यादा नहीं होगी। सो इलेक्ट्रॉन बीम इस पॉइंट के ऊपर आएगी लेकिन जब वो वाई प्लेट से गुजरेगी तो ऊपर प्लस 5 वोल्ट है और नीचे 0 वोल्ट है तो प्लस 5 वोल्ट की वजह से अट्रैक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी और डॉट सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। उसके बाद वोल्टेजेस की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हुई यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट हो जाएगी और इस प्लेट के ऊपर उसी टाइम के ऊपर 0 वोल्ट आएगा। सो नतीजा ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेगी तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और जब वर्टिकल प्लेट से गुजरेगी तो भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हिट करेगी। उसके बाद जब यहाँ पे 7.5 वोल्ट आएगा और इधर -5 वोल्ट आएगा तो जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो प्लस 7.5 वोल्ट की अट्रैक्शन ज्यादा होगी और प्लस 5 वोल्ट की कम। सो जो डिफ्लेक्शन है वो निस्बतन राइट प्लेट की तरफ ज्यादा होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्ट्राइक करने के बजाय क्या करेगी, इस -5 वोल्ट से रिपल्जन की वजह से इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उसके बाद फाइनली यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। सो प्लस 10 वोल्ट की वजह से जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ स्ट्राइक करेगी और वर्टिकली कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो ये डॉट इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। फिर आपको टाइम गुजरने के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली ये ट्रेवल करता हुआ इस तरह से नीचे आता हुआ दिखाई देगा और फिर वापस सेंट्रल लाइन की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब आप इन लाइंस को, इन डॉट्स को मिलाओगे और लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक वेव फॉर्मेट दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साइन वेव कहते हैं। सो इस तरीके से अगर आपने ये साइन वेव देखनी थी तो आपको टाइम एक्सिस इंक्लूड करना था और टाइम एक्सिस CRO के इंटरनल टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट ने जनरेट किया है। अगर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल अप्लाई ना होता तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिल रही होती। अब अगर तो ये टाइम पीरियड Tx और Ty बहुत ही शॉर्ट है तो इसका नतीजा ये होगा कि हमें यहाँ पे डॉट चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है तो डॉट इस कदर तेजी से इस कर्व के अलोंग मूव करेगा कि आपको यहाँ पे डॉट चलता हुआ दिखाई देने के बजाय एक साइन वेव दिखाई देगी। यहाँ पे पहुंचते ही 10 वोल्ट अगेन ड्रॉप होके 0 वोल्ट पे आ जाएगा और यहाँ से अगली वेव स्टार्ट होगी। सो डॉट इस पॉइंट से गायब होके दोबारा इस पॉइंट पे इमर्ज होगा और उसके बाद यही साइकिल दोबारा से रिपीट होता रहेगा। इस केस में नोट करने वाला पॉइंट यह है कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है उन पे अप्लाइड टाइम पीरियड और वाई एक्सिस पे अप्लाइड टाइम पीरियड इक्वल है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर इनमें कुछ फर्क हो तो क्या होगा। अगेन पहले की तरह जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उनके ऊपर हम जो सिग्नल अप्लाई करेंगे तो सिग्नल क्या होगा, वो होगा एक सॉटूथ वोल्टेज इस तरह से जिसका टाइम पीरियड Tx लिखा जाएगा और यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई होगा वो इस तरह से होगा। उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप इस तरह से होगी। लेट से इस केस में भी मैं कहता हूं कि जो पीक वैल्यू है लेट से वो +5 वोल्ट है और यहाँ पे वैल्यू -5 वोल्ट है और इधर वैल्यू 0 वोल्ट है। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते यहाँ पे एक टाइम पीरियड
ऑफ सिग्नल अप्लाइड अक्रॉस वाई प्लेट्स कंप्लीट हो जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है उनका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे वाई के ऊपर अप्लाइड सिग्नल के 2 टाइम पीरियड्स कंप्लीट होंगे। सो अब नतीजा क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से वोल्टेजेस लिख लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, इधर 2.5 है और यहाँ पे कितना है 7.5 वोल्ट है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम इन लाइंस को मैच कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो लाइंस मैच कीजिए। सो ये लाइंस तकरीबन इस तरह से मैच होंगी। सो आप देखिए कि जब यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस के तौर पे +5 वोल्ट सेट होगा और यहाँ पे 0 वोल्ट सेट होगा और जो हम वोल्टेजेस वेरी करेंगे वो इसके क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि जब इधर 0 आएगा तो डॉट ने इस पॉइंट के ऊपर पड़ना है और उसके बाद जब यहाँ पे +2.5 आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के बाद डॉट ने इस पॉइंट के ऊपर पड़ना है। लेकिन इस दौरान जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट तक गया है और दोबारा 0 हो चुका है। सो दैट मीन्स इस दौरान जब आप वर्टिकल प्लेट्स की बात करेंगे तो वहां पे 0, 5 और फिर से 0 इस पॉइंट तक हो चुका है। इसलिए नतीजा क्या होगा कि डिफ्लेक्शन इस तरह की होगी कि यहाँ पे इस तरह से एक वेव फॉर्मेट बन चुका होगा। उसके बाद जब ये वोल्टेज 2.5 से वेरी होके 5 वोल्ट तक आएगा तो इस दौरान यहाँ पे एक ट्रफ बन चुका होगा। दैट मीन्स वोल्टेज -5 से होता हुआ फिर से 0 तक आ चुका होगा। तो इसके नतीजे में यहाँ पे जो वेव का पोर्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की बात कीजिए, जब ये वोल्टेज 5 वोल्ट से इंक्रीज होता हुआ 7.5 वोल्ट होगा तो डॉट को इस पॉइंट पे पड़ना चाहिए, लेकिन इस दौरान फिर से वोल्टेज +5 पे जाके 0 होगा। सो यहाँ पे फिर से 5 और 0 आना है, तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे फिर से हाफ लूप बनेगी और अगेन यहाँ पे -5 वोल्ट आएगा और फिर से 0 होगा जब तक कि यहाँ पे वोल्टेज +10 वोल्ट नहीं हो जाता। तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से 2 वेव्स डिस्प्ले होती हुई दिखाई देंगी। अब हम नेक्स्ट केस कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं कि जिसमें जो वोल्टेजेस हैं y एक्सिस पे प्लॉटेड और जो टाइम्स हैं x एक्सिस पे प्लॉटेड, उनका केस कुछ इस तरह से हो कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है उनके ऊपर ऐसे साटूथ वोल्टेज अप्लाई हो रहा हो और नेक्स्ट वेव रिपीट कर रही हो उसी की। लेट्स से मैं कहता हूं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो tx है। यहां पे आने वाला वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहां पे 7.5 वोल्ट है, इधर है 5 वोल्ट, इधर है 2.5 वोल्ट और यहाँ पे है 0 वोल्ट और जो वेव अप्लाई हो रही है वो कुछ इस किस्म की है। अब अगेन यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे +5 वोल्ट होगा और यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे 0 वोल्ट होगा और इधर वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली 0 से इंक्रीज करती हुई +10 वोल्ट तक जाएगी और दरमियान में +5 वोल्ट, +7.5 वोल्ट और +2.5 वोल्ट होगा। जरा देखिए जब 0 और 0 मैच करेंगे तो उस वक्त ये जो डॉट है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरते हुए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा और ऊपर वोल्टेज 0 है इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। उसके बाद जब इसने +5 वोल्ट पे आना है तो डॉट को यहाँ पे होना चाहिए। इस दौरान जरा देखिए कि वेव यहाँ पे 3 हाफ लूप्स कंप्लीट कर चुकी है। तो इस केस में जो हमें वेव डिस्प्ले होती हुई दिखाई देगी उसकी शेप कुछ इस किस्म की होगी। और फिर से यही सीक्वेंस रिपीट होगा इस तरह से कि अगले हाफ के अंदर अगेन क्या होगा कि इस तरह से हमें ये लूप्स बनती हुई दिखाई देंगी। अगर इन डॉट्स को मिला के हम लाइन प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देगा इस तरह से।
सो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर 3 वेव्स फिट हुई दिखाई देंगी। जो प्रीवियस केस है उसमें हमने देखा था कि इनिशियली जो टाइम पीरियड एक्स प्लेट्स का और वाई प्लेट्स का था वो इक्वल आया था, दैट मीन्स टी एक्स और टी वाई इक्वल थे, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन के ऊपर एक वेव दिखाई दी थी। और यहाँ पे केस ये था कि जो टाइम पीरियड ऑफ एक्स प्लेट्स था वो 2 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ वाई प्लेट था, तो स्क्रीन के ऊपर हमें 2 वेव्स मिली थी। और अब क्या केस है कि जो टाइम पीरियड ऑन एक्स प्लेट्स है वो किसके इक्वल है, वो 3 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ वाई प्लेट है। यहां तक एक टाइम पीरियड कंप्लीट है, ये 2 टाइम पीरियड्स हैं, और ये क्या है, दिस इज 3 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ वाई प्लेट्स। तो अगर आपको कहा जाए कि द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन वाई प्लेट है, तो इस केस में आपको स्क्रीन के ऊपर n वेव्स डिस्प्ले होती हुई दिखाई देंगी। सो इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। अगर आप स्क्रीन के ऊपर कोई वेव स्टेशनरी देखना चाहते हो तो ये कंडीशन अचीव करना बहुत ही लाजमी है। यहाँ पे n क्या है, n है एक इंटीजर। चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, इसलिए हम इस कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/fx इज इक्वल टू n टाइम्स 1/fy। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, fy विल बी इक्वल टू n टाइम्स fx। अब हम इस टर्म को इस तरह से रीड आउट करेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन वाई प्लेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट्स। यहाँ पे n एक इंटीजर है। लेट्स से मैं कहता हूं कि आप इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करते हो, आप लिख देते हो n टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स, तो टी वाई इज इक्वल टू 1/n टाइम्स टी एक्स। तो अब अगर कहीं पे लिखा आ जाए टी वाई इज इक्वल टू n टी एक्स, तो अब ये n इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल इंटीजर है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन होगी। सो इस वक्त आप फिर इस n को इंटीजर नहीं पढ़ सकते, रेसिप्रोकल इंटीजर पढ़ना लाजमी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि स्क्रीन के ऊपर वेव को स्टेशनरी देखने के लिए सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन को फॉलो करना बहुत ही लाजमी है। अगर ये फॉलो ना हो तो क्या होता है, इस केस को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो वाई एक्सिस हैं उनके ऊपर वोल्टेज अप्लाइड है और जो एक्स एक्सिस हैं उनके ऊपर टाइम अप्लाइड है, और हमने सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई की है इस तरह से और अगेन यहाँ पे वैल्यू 10 वोल्ट है, यहाँ पे वैल्यू 5 है, इधर 2.5 है और इधर 7.5 वोल्ट्स हैं, और यहाँ पे इधर रेफरेंस के तौर पे +5 वोल्ट सेट है और यहाँ पे 0 वोल्ट सेट है। अब हम एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं जिसमें जो हम सिग्नल अप्लाई करेंगे वाई प्लेट्स के ऊपर वो कुछ इस किस्म का होगा। दैट मीन्स ये है टी वाई, जबकि टी एक्स यहाँ तक है और यहाँ पे 2 टाइम्स टी एक्स बनता है। दैट मीन्स अब कंडीशन ये है कि 2tx ty के इक्वल है। सो अब केस क्या होगा, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे +5 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे +4.3 वोल्ट है, यहाँ पे भी +4.3 वोल्ट है। सो नतीजा क्या होगा कि जब यहाँ पे और यहाँ पे 0 आएगा, सो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। और जब यहाँ पे +2.5 आएगा, सो इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पड़ना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर +4.3 आने की वजह से तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी। मजीद यहाँ पे +5 वोल्ट आने के ऊपर इधर वोल्टेज 5 वोल्ट होगा। सो नतीजा क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, लेकिन वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी। फिर जब यहाँ पे 7.5 वोल्ट आएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ऊपर 4.3 वोल्ट मौजूद है। सो इलेक्ट्रॉन बीम इस पॉइंट को हिट करेगी। फिर यहाँ पे +10 वोल्ट आएगा और यहाँ पे अगेन 0 वोल्ट होगा। सो डॉट अगेन यहाँ पे आएगा। सो नतीजा ये होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको हाफ वेव दिखाई देगी। उसके बाद जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होगा 0 वोल्ट के ऊपर, डॉट यहाँ से गायब होके यहाँ पे आ जाएगा
और अब जो वोल्टेज चलेंगे वो 0, -4.3, -5, -4.3 और 0 चलेंगे। सो अब जो डॉट्स होंगे वो इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे इस तरह से, और इनको मिला लें तो हमें वेव फॉर्म इस तरह से दिखाई देगी। सो जब ये वाली वेव गुजर जाएगी उसके बाद ये वाली वेव डिस्प्ले होगी। सो नतीजा क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको वेव फॉर्म डिस्प्ले ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई देगा, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल दिखाई देगा। अगर टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो आपको पूरी इस तरह की लूप दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली साइन वेव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे साइन वेव देखना चाहते थे तो उसके लिए आपको क्या करना था, आपको सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन अचीव करनी थी, और सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन थी कि टाइम पीरियड of signal applied on X plates must be equal to integral multiple of time period of signal applied on Y deflecting plates. So ये कंडीशन क्योंकि हमने फॉलो नहीं की, हमने फिलहाल जो कंडीशन लगाई हुई है वो ये है 0.5 ty, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक इंटीजर का आना लाजमी है। इसके अलावा लेट्स से केस इस तरह का है कि यहाँ पे जो वेव अप्लाई हो रही है वो कुछ इस किस्म की है। सो इसका नतीजा क्या होगा कि जब यहाँ पे एक साटूथ वोल्टेज कंप्लीट होगा तो उस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने वाली वेव की जो शेप है वो कुछ इस किस्म की होगी। सो जैसे ही ये साटूथ गुजरेगा और अगला साटूथ आएगा तो उस वक्त हमें यहाँ पे रिमेनिंग वेव जो है वो भी दिखाई देगी इस तरह से। सो यहां तक एक वेवलेंथ कंप्लीट है और यहां तक 1.5 वेवलेंथ जो है वो कंप्लीट हुई है। सो जब आपको यहाँ पे 1.5 वेवलेंथ देखनी होगी तो 2 साटूथ चलेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। नतीजा क्या होगा कि ये वाली वेव स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरफ भागती हुई दिखाई देगी कि ये हिस्सा स्क्रीन से बाहर निकलता जाएगा और ये हिस्सा जो है वो स्क्रीन में एंटर होता चला जाएगा। तो अभी भी चूंकि सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन को हमने अचीव नहीं किया, सो स्क्रीन के ऊपर हमें वेव स्टेशनरी नहीं दिखाई देगी। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन हर सूरत में अचीव करनी है, और इसको अचीव करने के लिए सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर उसके साथ नॉब्स लगी हुई होती हैं जिनको घुमा के हम ये टाइम पीरियड्स एडजस्ट कर सकते हैं। सो एक दफा हमने यहाँ पे एडजस्टेड टाइम पीरियड्स के साथ क्या किया है, एक वेव पैटर्न हासिल कर लिया है। अब उससे हमें फायदा क्या होगा, हम उस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकेंगे इस तरह से। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये सीआरओ की स्क्रीन का डिस्प्ले है और इसके ऊपर हमें एक वेव पैटर्न इस तरह से मिल रहा है। इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो वेव पैटर्न बनता है वो इस तरह से बनेगा। सो इस तरह से हमें सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर एक साटूथ वोल्टेज मिल रहा है। इससे हम अप्लाइड सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉब लगी होगी जो कि टाइम पीरियड अलोंग एक्स एक्सिस बता रही होगी। दैट मीन्स ये एक्चुअली आपको स्केल बता रही होगी। अगर ये नॉब 1 मिली सेकेंड के ऊपर सेट है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब 1 मिली सेकेंड है। सो यहाँ से यहाँ तक 1 मिली सेकेंड गुजर रहा है, फिर ये एक और 1 मिली सेकेंड है, फिर एक और 1 मिली सेकेंड है, फिर एक और 1 मिली सेकेंड पास कर चुका है। सो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट होगा वो होगा 4 डिविजन्स के इक्वल, और एक डिवीजन किसको बताता है, वो 1 मिली सेकेंड को बताता है। सो 1 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई करने के बाद टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अलोंग एक्स प्लेट्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 मिली सेकेंड के इक्वल। दैट मीन्स 4 × 10⁻³ सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। सो नतीजतन आपको यहाँ पे 1/4 × 10⁻³ सेकेंड, या फिर 10⁻+3/4 सेकेंड्स, या फिर 1000/4 सेकेंड्स और 250 पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज के इक्वल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये नॉब इस तरह से सेट थी कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर 2 मिली सेकेंड मौजूद था। तो इसका मतलब है कि अगर अब आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो इस सीक्वेंस के मुताबिक, तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 4 × 2 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 8 मिली सेकेंड्स। और अब जो टाइम पीरियड की वजह से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे
वो किस तरह से आएगी, वो आएगी 1/8 इंटू 10⁻³ सेकेंड या फिर 125 हर्ट्ज। सो इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर रीडिंग लेके इस वेव की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं दोबारा से कहता हूं कि जो वेव हमने अप्लाई की है वो वाली है जो यहाँ पे हमने इस पर्पल कलर्ड लाइन के साथ डिस्प्ले की है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ ऐसा करता हूं कि सिग्नल यही रखता हूं, दैट मीन्स मैंने दूसरा सिग्नल अप्लाई ही नहीं करना जो ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंटेड है। ये सिग्नल हम अप्लाई नहीं करेंगे और इसी नॉब को इसी सिग्नल के साथ घुमा के कहां पे ले आएंगे, स्केल के ऊपर 2 मिली सेकेंड के ऊपर ले आएंगे। क्या इससे अप्लाइड वेव का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अप्लाइड वेव की तो अपनी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है। इससे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने वाली वेव में फर्क आ जाएगा। वो वेव का फर्क किस तरह का होगा, वो कुछ इस किस्म का होगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डिस्प्ले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर पहले स्क्रीन के ऊपर एक वेव फिट हो रही थी तो अब 2 वेव्स फिट हो रही हैं। सो एक वेव तो यहां से यहां तक कंप्लीट है, या आप यहां से यहां तक भी काउंट कर सकते हो, या फिर यहां से यहां तक भी काउंट कर सकते हो। सो मैं कहता हूं कि अब जो टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट्स है वो क्या है, चूंकि टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट्स वो 2 डिविजन्स में आ रहा है, लेकिन अब हमने जो स्केल सेट किया है उसके मुताबिक एक डिवीजन का मतलब क्या है, वो 2 मिली सेकेंड है। सो जब आप डिवीजन की जगह पे 2 मिली सेकेंड पुट करेंगे तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 4 मिली सेकेंड, सेम वही जो यहाँ पे फाइंड आउट की थी। सो दैट मीन्स अगर हम अप्लाइड सिग्नल को सेम रखते हुए क्या करते हैं, नॉब को घुमा के एक ग्रेटर स्केल चूज कर लेते हैं, तो जो वेवलेंथ ऑफ वेव है जो स्क्रीन पे अपेयर हो रही है वो कम हो जाएगी, और स्क्रीन पे अगर पहले एक वेव फिट हो रही थी तो टाइम पीरियड डबल करने से स्केल के मुताबिक 2 वेव्स फिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे जो नॉब है उसको घुमा के कहां पे ले आते हो, उसको घुमा के आप लेट से 0.5 मिली सेकेंड के स्केल पे ले आते हो, तो फिर जो वेव है वो कुछ इस किस्म की बनेगी। दैट मीन्स यहां पे होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स का हिस्सा होगा उसके अंदर इस तरीके से वेव कंप्लीट होगी। दैट मीन्स अभी तो मैंने लिमिटेड सा पोर्शन बनाया है, लेकिन अब जो स्केल है वो स्केल क्या है कि 1 डिवीजन का मतलब 0.5 मिली सेकेंड है, और जो वेव है वो 8 डिविजन्स में पूरी आ रही है। सो मतलब क्या हुआ कि 8 इंटू 0.5 मिली सेकेंड। सो अब आंसर पहले की तरह 4 मिली सेकेंड ही है। सो दैट मीन्स नॉब घुमाने से आप सिग्नल वही रखते हुए वेव की अपेरेंट वेवलेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चलते हैं वाई स्केलिंग के ऊपर। एक स्क्रीन के ऊपर नॉब लगी हुई होती है जो क्या करती है, जो कि हमें वाई के ऊपर अप्लाइड स्केल को तब्दील करने का भी कंट्रोल देती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर लगी हुई एक और नॉब है जो कि टाइम पीरियड अलोंग वाई स्केल डिसाइड करती है और उसकी वैल्यू 1 वोल्ट के ऊपर सेट है, और जो सिग्नल अप्लाइड है वो सिग्नल कुछ इस किस्म का है। इसका मतलब है कि 1 वर्टिकल डिवीजन आपको 1 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर मैं यहाँ पे इस सिग्नल की पीक वोल्टेज की वैल्यू दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो हम देख सकते हैं कि एक वेव 2 डिविजन्स में पूरी आ रही है। सो 2 डिवीजन का क्या मतलब है कि आपने 2 इंटू 1 वोल्ट करना है। सो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू 2 वोल्ट आएगी, और एक पीक से दूसरी पीक का डिफरेंस 4 वोल्ट बनेगा। अगर आप सिग्नल यही रखते हुए नॉब को घुमा के 2 वोल्ट पे ले जाओगे तो यही सिग्नल जो पहले 2 बॉक्सेस के अंदर पूरा आ रहा है, 2 वर्टिकल डिविजन्स में कंप्लीट हो रहा है, ये इस तरह का अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या अब आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने वाले इस वोल्टेज की पीक वैल्यू तब्दील कर ली? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर यहाँ पे वेव एक डिवीजन में पूरी हो रही है तो हम ये बात जानते हैं कि एक ही डिवीजन का मतलब 2 वोल्ट है स्केल के मुताबिक। सो सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 2 वोल्ट है, और अगर आप इस नॉब को घुमाते हो और घुमा के 0.5 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट कर देते हो, सो इस वक्त जो वेव अब बनेगी वो क्या होगी, वो 2 बॉक्सेस के बजाय इस तरीके से
4 वर्टिकल डिविजन्स में पूरी होगी ऐसे। सो क्या अब आपने वेव को तब्दील कर दिया? नहीं, वेव अभी भी उतनी है। 4 डिविजन्स हैं और एक डिवीजन का क्या मतलब है? एक डिवीजन का मतलब 0.5 वोल्ट है। सो सिग्नल तो अभी भी वही है। सो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे नॉब जो कि वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाइड स्केल को डिसाइड करता है, उसको जब आप घुमाते हो तो अपेरेंटली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने वाले सिग्नल का एम्पलीट्यूड तब्दील हो जाता है, लेकिन उसे मतलब वही निकलता है। सो इस तरीके से हम किसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर नॉब्स को घुमा के जो स्क्रीन के ऊपर वेव्स की अपीयरेंस है वो तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की काफी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग बनी है बुक के अंदर उसकी तरफ आते हैं, और वो क्या है? दैट इज यूजेस ऑफ CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेस। तो कुछ यूजेस तो हमने पढ़े, जिसके अंदर हमने क्या किया? सिग्नल का टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरीके से हम वेव की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो सिग्नल्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि ये CRO की स्क्रीन है, लेकिन इस CRO की स्क्रीन के बैक के ऊपर जो सेटअप है वो दो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स का है। दैट मींस जो दो सेटअप हैं वो दोनों अपने अपनी इलेक्ट्रॉन बीम को एक ही स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो इसका मतलब है कि लेट्स से अगर एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वेव इस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है और दूसरी की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस किस्म की डिस्प्ले हो रही है, तो आप कंपेयर करके दोनों का वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर एक वेव फॉर्म तो इस तरह डिस्प्ले हो रही है लेकिन दूसरी वेव फॉर्म इस तरह डिस्प्ले हो रही है, तो आप इनका एंगल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो रेड कलर से वेव बनाई है उसमें यहाँ पे एंगल 0, इधर 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। लेकिन जो पर्पल कलर से बनाई गई वेव है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पे तो 180 होता है। सो इसका मतलब है पर्पल कलर की वेव के लिए ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, और ये क्या है? ये है 360 प्लस 90 डिग्री, और ये क्या है? ये है 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो आप दो वेव्स का जो फेज या एंगल है उसका डिफरेंस भी कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपने डेली लाइफ में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की एप्लीकेशंस देखी होंगी। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट्स को एक डिवाइस लगता है जिसके ऊपर हार्ट की वेव्स डिस्प्ले हो रही होती हैं, जो ECG रन हो रहा होता है, वो भी एक्चुअली एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ही होती है। अब यहां तक हमने जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्कस की है उसके टाइम एक्सिस के ऊपर अप्लाइड साटूथ वोल्टेज इंटरनली जनरेटेड था, लेकिन मार्केट में ऐसी स्पेशली डिजाइंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स भी हैं जिनके एक्स प्लेट्स के ऊपर सिग्नल भी एक्सटर्नली अप्लाई करने की सहूलत मौजूद होती है। दैट मीन्स अगर आप चाहो कि आपने एक एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज प्लॉट करना है और वाई एक्सिस के ऊपर करंट प्लॉट करना है, तो आप ये दोनों काम फिर कर सकोगे। या फिर अगर आपने ग्राफ बनाना है कि इन दो चीजों के दरमियान में, किसी सोलेनॉइड के लिए करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो ग्राफ बनाना है, तो वो दोनों सिग्नल्स आप अप्लाई करोगे एक एक्स प्लेट्स के ऊपर और एक वाई प्लेट्स के ऊपर। तो इस तरीके से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी डिटेल्स हमने आज डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs की प्रैक्टिस की तरफ। पहला MCQ है, अ sawtooth wave is applied on horizontal deflecting plates of CRO and the same sawtooth wave is applied on vertical deflecting plates. What must be the waveform obtained on the screen? So हमें ये बात पता है कि इस तरीके से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर डिस्प्ले आता है, और अगर कहा जाए कि एक sawtooth वोल्टेज एक्स एक्सिस पे अप्लाई है और वही वाई एक्सिस पे अप्लाई है, तो टाइम तो मैच करता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त यहाँ पे वोल्टेज +5 और इधर 0, 2.5, 5, 7.5 और तब्दील होता हुआ 10 तक जाएगा, उस वक्त अगर इधर रेफरेंस के तौर पे 0 वोल्ट है तो ये वोल्टेज बढ़ता बढ़ता 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, इधर 2.5 होगा। सो नतीजा क्या होगा कि स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरीके से एक sawtooth वेव बनी हुई दिखाई देगी। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑन होती है और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑफ होती है तो स्क्रीन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। अगर आप ये sawtooth वेव देखना चाहते हो तो कैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाओगे? इसका एक ही तरीकाकार है, और वो ये
कि आप इसे किसी और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के वाई प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करो। सो अब अगर केस ऐसा है कि यहां पे आपने जो प्लेट इंटरनल है उसके ऊपर ये सिग्नल अप्लाई किया है, लेकिन एक्सटर्नली अप्लाइड प्लेट्स के ऊपर ये वाला सिग्नल है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहाँ पे इस तरीके से दो साटूथ पोर्शन जनरेट होंगे, तो स्क्रीन के ऊपर अब आपको साटूथ वेव दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ साटूथ वेव ऑन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ द CRO is applied and a sinusoidal wave is applied on vertical deflecting plates. What must be waveform obtained on the screen? So हम ये बात जानते हैं कि अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली एक साटूथ अप्लाइड है और उसी टाइम पीरियड के अंदर वर्टिकली एक साइन वेव इस तरह से अप्लाइड है, सो नतीजा क्या होगा कि ये साइन वेव इस जगह के ऊपर डिस्प्ले होती हुई हमें दिखाई देगी। सो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Calibration of CRO is 1 horizontal division is equal to 5 millisecond. So 1 division is equal to 5 millisecond. And this is horizontal division. और जो next है वो है and 1 vertical division is 2 volt. So 1 division along vertical scale is 2 volt. What is time period of wave? तो हम देख सकते हैं कि एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट तो इन दोनों पोर्शंस में भी हो रही है, लेकिन इनको रीड आउट करना जरा मुश्किल काम है, सो हम सिर्फ ट्रफ्स को रीड आउट कर लेते हैं। तो हमें ये बात पता है कि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल डिविजन्स मौजूद हैं, ये हैं 3 डिवीजन। सो टाइम पीरियड जो है वो है 3 डिविजन्स के इक्वल, और ये हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब है 5 मिली सेकेंड। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 15 मिली सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलिब्रेशन ऑफ CRO इज 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड एंड 1 वर्टिकल डिवीजन इज इक्वल टू 2 वोल्ट। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? तो यहां पे भी अगेन हमें क्या करना है? सबसे पहले तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड 3 डिविजन के इक्वल है और एक डिवीजन का मतलब कितना है? 5 मिली सेकेंड। सो टाइम पीरियड है 15 मिली सेकेंड्स, और ये 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, इसलिए जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? 1/15 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और 10⁻³/15 सेकेंड्स, और 1000/15 सेकेंड्स, या फिर आप इसको कैंसिल आउट कर दें 5 से, ये बनेगा 200/3 पर सेकेंड, या फिर 66.67 हर्ट्ज। पर सेकेंड को हम हर्ट्ज कहते हैं, सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 67 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलिब्रेशन ऑफ CRO इज 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। सो पहले की तरह 1 डिवीजन along horizontal scale is 5 milliseconds and 1 vertical division is equal to 2 volts. What is maximum value of voltage? तो हम ये बात देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो यहाँ पे एक वर्टिकल डिवीजन के अंदर मौजूद है। सो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का वो है 1 डिवीजन वर्टिकल, और हम ये बात जानते हैं कि एक डिवीजन का मतलब 2 वोल्ट है। सो इसका मतलब है कि इस वेव का जो पीक वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। सो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले की तरह कैलिब्रेशन वही है कि 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन किसके इक्वल है? वो 5 मिली सेकेंड के इक्वल है, और 1 वर्टिकल डिवीजन किसके इक्वल है? वो 2 वोल्ट के इक्वल है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन 2 ऑपोजिट पीक्स? सो हमें यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो हम ये बात जानते हैं कि इस जगह के ऊपर चूंकि एक वर्टिकल डिवीजन बन रही है जो किसके इक्वल है? 2 वोल्ट के इक्वल है। सो यहां तक भी एक वर्टिकल डिवीजन बन रही है जो किसके इक्वल है? जो -2 वोल्ट के इक्वल है, क्योंकि ये नेगेटिव स्केल के ऊपर है, ये हमारा एक्सिस है, इसके ऑपोजिट है। सो इसलिए हमने इसको नेगेटिव प्लॉट किया है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये वैल्यू V0 है और ये वैल्यू -V0 है, तो जब हम डेल्टा V ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा V0 माइनस V0, या फिर
वी नॉट प्लस वी नॉट या फिर 2 टाइम्स वी नॉट। सो अब अगर पीक वैल्यू 2 वोल्ट्स है तो एक पीक से दूसरी पीक तक का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो पीक टू पीक वोल्टेज कहलाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज, जिसे हमने डेल्टा वी लिखा है। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 4 वोल्ट। सो यहां तक हमने आज के टॉपिक जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का पार्ट 2 था उसको कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तमाम डिटेल्स को वाइंड अप किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।